नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। राज्य में बिक रहे नकली पनीर पर डराने वाला खुलासा हुआ। यहां डिटर्जेंट और यूरिया से बनाया गया पनीर बेचा जा रहा था। रुद्रपुर लैब की जांच में इसका खुलासा हुआ है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग ने देहरादून में मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर एक अभियान चलाया था, जिसमें राजधानी देहरादून की बड़ी दूध डेयरियों से पनीर के 20 सैंपल लिए गए, रुद्रपुर टेस्टिंग लैब में भेजा गया, जिनकी जांच रिपोर्ट में विभाग ने एक बड़ा खुलासा किया। 20 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से सिर्फ 5 पनीर के सैंपल ही पास हुए हैं और 5 सैंपल अनसेफ, यानी कि इन सभी को खाने से बीमारियों का खतरा है, ये सामने आया, क्योंकि ये पनीर डिटर्जेंट पाउडर और यूरिया और ऑयल को मिलाकर बनाया गया था। साथ ही 10 और सैंपल वो भी मानकों को पूरा नहीं कर पाए। सब स्टैंडर्ड के मिले ये बाकी 10 सैंपल। वहीं मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो भी सैंपल फेल मिले हैं उनके खिलाफ अब केस दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई होगी। लगातार हमारा जो है हमारे जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त है और माननीय मंत्री है जो है उनके द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि हम इसमें लगातार हमारी जो एफडीए की टीम है वो लगातार काम कर रही है सभी क्षेत्रों में अलग अलग जगह, और इसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं लगातार। सर, क्या ये जो वैन है ये कब तक रहेगी यहाँ पे? देहरादून के सहस्त्रधारा सड़क निर्माण मामले में हाईकोर्ट ने तत्कालीन पीडब्ल्यूडी सचिव आरके सुधांशु को अवमानना नोटिस जारी किया। इसी के साथ लोक निर्माण विभाग के एई धीरेन्द्र कुमार को भी हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर यह नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों के ट्रांसप्लांट का आदेश दिया था। 972 पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन होना था, जो नहीं हो पाया, लिहाजा कोर्ट ने आदेश का पालन न होने पर नोटिस जारी किया। अब 20 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। ट्रांसप्लांटेशन का एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें ट्रांसप्लांटेशन से पहले उसका पेड़ का ट्रीटमेंट किया जाता है और पूरी शाखाएं नहीं काटी जाती हैं। जैसे इन्होंने मोटी मोटी ब्रांचेस तक काट डाली, उसको बस हल्का सा प्रून करके एक एक पेड़ को ले जाके एक सूटेबल साइट पर उनको ट्रांसप्लांट करना था। लेकिन हुआ क्या कि 972 पेड़ों में से लगभग सारे पेड़ इन्होंने आनन फानन में उनको उखाड़ के जमीन से बिना कोई ट्रीटमेंट किए पूरी तरह से उनको काट के उनको एक ट्रैक्टर में भर के सीधा ले जाके कहीं पे जहां इनको जगह मिली वहां गाड़ दिया। तो रोड चौड़ीकरण के लिए काटे गए पेड़ों में से 972 पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। ट्रांसप्लांटेशन के करीब 1 साल बाद न्यूज 18 जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो पता चला कि कई पेड़ सूख चुके हैं और कई सूखने की कगार पर हैं। आप भी देखिए क्या इन पेड़ों की स्थिति कैसी है इस रिपोर्ट के जरिए। 972 पेड़ों को लेकर अवमानना नोटिस जारी किया है। वो पेड़ देहरादून के विभिन्न इलाकों में ट्रांसप्लांट किए गए। ऐसे ही ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। ये देहरादून का नालापानी क्षेत्र है, जहां पर सहस्त्रधारा रोड से काटे गए पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम जो पेड़ हैं करीब 50 से 60 की संख्या में यहाँ पर काटे हुए पेड़ों को लाकर यहाँ पर उनको फिर से उनका ट्रांसप्लांटेशन किया गया। बड़ी संख्या में जो पेड़ हैं वो सूख चुके हैं। हालांकि बहुत सारे पेड़ यहाँ पर हरे भी हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पेड़ों पर संक्रमण हो चुका है, यानी कि इन पर एक तरह से ये आप देखेंगे कि कीड़े लग चुके हैं और भविष्य में ये पेड़ सूख जाएगा। हाईकोर्ट का यही ऑब्जेक्शन था, याचिकाकर्ता का यही ऑब्जेक्शन था कि जो पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पर किया गया वो वैज्ञानिक विधि से नहीं किया गया। याचिकाकर्ता का ये भी कहना था कि जहां पर ये पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए वहां की मिट्टी की जांच नहीं की। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उत्तराखंड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी राज्य की जनता की ओर से नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति, प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड तेजी से विकास कर रहा है।
राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर यानी कल मनाया जाएगा। उत्तराखंड का ये 23वां स्थापना दिवस होगा। हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेकिन देहरादून में राज्य स्थापना दिवस पर मुख्य समारोह होगा। कल उत्तराखंड 23 साल का हो जाएगा। वहीं आरक्षण पर गठित प्रवर समिति की रिपोर्ट कल सौंपी जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों को कल सौगात मिल सकती है। सभी को एक समान पेंशन का ऐलान हो सकता है। अभी 4,500 और 6,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। राज्य में कुल 11,407 चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा देहरादून में 4,164 आंदोलनकारी हैं। इसके अलावा भी कई अन्य घोषणाएं हो सकती हैं, जिनमें राज्य के लोगों को बड़े तोहफे मिल सकते हैं। तो राज्य स्थापना दिवस को भव्य तौर पर मनाने की तैयारी चल रही है। इससे पहले आज देहरादून में शहीद स्मारक आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं की साफ सफाई का काम किया गया और कई पार्कों में 4 घंटे तक सफाई अभियान चलाया गया। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद थे। पहली बार बद्रीनाथ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आर्मी हेलीपैड पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने स्वागत किया। कई बीजेपी नेता भी इस वक्त मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तकरीबन 1 घंटे तक बद्रीनाथ धाम में ही रही। उसके बाद आर्मी के हेलीकॉप्टर से श्रीनगर के लिए रवाना हो गई। बद्रीनाथ दौरे से पहले देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आज सुबह राजभवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात हुई और उनका देवभूमि उत्तराखंड में सीएम ने स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें केदारनाथ मंदिर की प्रतिमा भेंट की। राज्यपाल भी इस मौके पर मौजूद थे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाली बीजेपी में कोई मुस्लिम विधायक नहीं है, लेकिन इसकी संभावना अब बीजेपी मंगलौर में टटोल रही है और इसके लिए बीजेपी की नजर अब बीएसपी विधायक रहे सरवत करीम अंसारी के परिवार पर है, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट इतिहास बदलना चाहते हैं और मुसलमानों का भरोसा भी बीजेपी पर है, ये दावा पुख्ता करना चाहते हैं। सोमवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगलौर से विधायक रहे सरवत करीम अंसारी के घर पहुंचे। बीएसपी विधायक के निधन पर दुख जताया तो उनके बेटों से भी मुलाकात की, पर इस मुलाकात और संतावना में कहीं न कहीं सियासत भी छिपी थी। सियासत ये कि बीएसपी विधायक के परिवार का भरोसा बीजेपी पर बढ़े और उपचुनाव से पहले अगर हालात बने तो सरवत करीम अंसारी के परिवार के किसी सदस्य को बीएसपी के बजाय बीजेपी उम्मीदवार बनाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट का कहना है कि दरवाजे खुले हैं और इस बार पहली बार मंगलौर से बीजेपी का विधायक जीत कर आएगा। बेटे मोंटी और एक दूसरे भाई से मेरी भेंट हुई। समाज में उनका प्रणय स्थान है, लेकिन जब उनको आज महसूस होने लगा है कि मंगलौर की जनता भी अब विकास चाहती है और विकास डबल इंजन की सरकार में ही है। बीजेपी का फोकस मंगलौर सीट पर है और नजर पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी के परिवार पर। दरअसल अगर बीजेपी ने सरवत करीम अंसारी के परिवार के सदस्य को टिकट दिया तो मुस्लिम बहुल मंगलौर में मुस्लिम उम्मीदवार खोजने की टेंशन खत्म हो जाएगी। बीजेपी को लगता है कि 2 बार बीएसपी से विधायक रहे सरवत करीम अंसारी के समर्थकों की भावनाएं उनके परिवार के सदस्य के साथ रहेंगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के तय मुस्लिम उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन से मुकाबला आसान होगा, जो 3 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी की प्लानिंग मंगलौर से पहली बार विधायक बनवाने की है,
क्योंकि राज्य बनने के बाद आज तक इस सीट से कभी बीजेपी नहीं जीती। लेकिन इन सब संभावनाओं पर एक सवाल भारी पड़ता है कि क्या मंगलौर में बीजेपी के उम्मीदवारों को मुस्लिम मतदाता वोट देंगे। अब जो है पावर के लिए एक सीट और मिल जाएगी करे के बीएसपी के जो कैंडिडेट थे, विधायक थे, बल्कि कैंडिडेट का इस समय विधायक थे, अभी अब नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। उनको परिवार से जो है किसी को जो है अपना उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव लेके उनके घर गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा की हांडी काट की जो है वो चढ़ चुकी है, अब वो दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। वो बीजेपी हर चुनाव को पूरी प्लानिंग से लड़ती है, इसलिए मुस्लिम बहुल मंगलौर सीट पर सही उम्मीदवार उतारकर कई समीकरण साधना चाहती है। इसलिए बीजेपी विधायक रहे सरवत करीम अंसारी के परिवार के लिए दरवाजे खुले होने को ऑफर बीजेपी ने अभी से दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर हवाई सेवा और बेस हॉस्पिटल शुरू करने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर के आंदोलन के समर्थन कांग्रेस के अन्य विधायक भी सामने आ गए हैं। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी, लोहाघाट के खुशहाल अधिकारी और धारचूला के हरीश धामी ने धरने में बैठकर समर्थन किया। साथ ही चंपावत के पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल पिथौरागढ़ के विधायक की मांगों को जायज ठहरा रहे हैं। कांग्रेसी विधायकों का आरोप है कि सरकार विपक्ष के विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिस वजह से चुने हुए प्रतिनिधियों को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। प्रदेश में कांग्रेस के विधायक विराजमान हैं और जो काम त्वरित गति से होने चाहिए थे उनकी अनदेखी की जा रही है। और आज हम सब लोग यहाँ पर माननीय मयूख मेहर जी और इस कांग्रेस जन और प्रदेश के हमारे इस विधानसभा की जो जनता है उनका जो ज्वलंत विषय है उनको लेके यहाँ समर्थन देने आए हैं। अगर ये एयरपोर्ट चलता है तो निश्चित तौर पर चंपावत से लेके अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ तो पूरे जिले को फायदा होना ही होना है। तो इन सब लोगों की सुविधाओं के लिए वो जो यहाँ पर धरने में बैठे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा जो बेस हॉस्पिटल का मामला है, यह आप सब देखते हैं कि पिथौरागढ़ हमारा जो हॉस्पिटल है एक रिफर सेंटर बन गया है। इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पिथौरागढ़ के कांग्रेस विधायक मयूख मेहर का पुतला फूंका। यूथ मोर्चे का कहना है कि विधायक मयूख मेहर चुनावी लाभ के लिए धरने पर बैठे हैं। साथ ही मोर्चे ने विधायक पर पीएम मोदी और सीएम धामी को लेकर गलत बयानबाजी का भी आरोप लगाया। युवा मोर्चा ने साफ कहा कि अगर कांग्रेस के विधायक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ गलत बयानबाजी करेंगे तो आने वाले दिनों में विरोध तेज किया जाएगा। माहौल है, चुनावी माहौल कांग्रेस पार्टी का समाप्त हो चुका है, उसको बनाए रखने के लिए ये कर रहे हैं और इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। इसकी युवा मोर्चा घोर निंदा करती है। इसी बीच विधायक मयूख मेहर के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। नगरपालिका ने भी समर्थन कर दिया। नगरपालिका के दर्जन भर सभासदों ने बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार किया है। उनके विधायक के समर्थन में सभासदों का कहना है कि विधायक मेहर जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द हवाई सेवा शुरू करने के साथ ही बेस हॉस्पिटल का संचालन भी करना चाहिए। नई टिहरी प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने नई कार्यकारिणी को लेकर शपथ दिलाई। कोश्यारी ने कहा, समाज में मीडिया का अहम रोल है, जिससे मीडिया की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें अपने देश और प्रदेश के विकास के लिए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लें और अपनी जिम्मेदारियों को सच्चाई के साथ निभाएं। व्रत लेना चाहिए कि अगला दशक ये उत्तराखंड का हो और उत्तराखंड सबसे अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बने, उस दिशा में हम काम करें। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से काम हो रहा है और आप सबके सहयोग से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़े उससे पहले पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं पहाड़ टॉप 10 में। देहरादून में कल राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम होना है। उससे पहले आज देहरादून में शहीद स्मारक और आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं की सफाई का काम किया गया। टिहरी में राज्य आंदोलनकारियों ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा, जिस उत्तराखंड राज्य का सपना देखा गया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया।
ऋषिकेश में फायर ब्रिगेड के पास पर्याप्त साधन ही नहीं है। दिवाली के मौके पर कई जगहों पर आगजनी की घटना हो जाती है, लेकिन इंतजाम नाकाफी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की सफारी के रेट बढ़ाने का पार्क के जुड़े कारोबारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। 14 नवंबर तक रेट वापस लिए जाने की चेतावनी दी। चमोली में कर्णप्रयाग नैनी सैंड मोटरमार्ग खस्ताहाल। लोगों ने गौचर में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से मुलाकात की। जल्द ही सड़क के मरम्मत की मांग की। बागेश्वर के दर्शनी गांव में 2019 से चुनाव नहीं होने का संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया। हाईकोर्ट ने आज सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा। उत्तरकाशी के नगरपालिका सभागार में एकल समर्पित आयोग की बैठक हुई है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। अल्मोड़ा में वेतन समेत 3 मांगों को लेकर आउटसोर्स और उपनल कर्मचारी ने वन विभाग के में धरना प्रदर्शन किया, कार्य बहिष्कार किया। आरोप है कि 7 महीने से इन्हें सैलरी नहीं मिली है। चमोली में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ हेमकुंड की ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरी। बागेश्वर में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता शुरू। कुमाऊं से 3 और गढ़वाल से 3 टीमों ने हिस्सा लिया। दीपों के त्योहार दीपावली पर कुमाऊं के सबसे बड़े बाजार हल्द्वानी में भी भीड़ देखी जा रही है। लोग बड़ी संख्या में शॉपिंग के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट पर है। भीड़ भाड़ वाले बाजार में आग के खतरे को देखते हुए एसपी सिटी हल्द्वानी ने बुधवार को खुद शहर के फायर हाइड्रेंट का जायजा लिया ताकि आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड को पानी मिल सके। इसके लिए सीएफओ और एफएसओ को निर्देशित किया गया है कि वो अपने इक्विपमेंट सारे ठीक रखें, ठीक हालात में रखें और सारा फोर्स जो है हमारा वो अलर्ट रहे। और मेरे द्वारा भी लगातार विजिट की जा रही है। इधर दीपावली के मद्देनजर राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन विभाग अलर्ट पर है। वन मुख्यालय से निर्देश के बाद सभी वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही सभी को मुख्यालय में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। दरअसल दीपावली के मौके पर कुछ अंधविश्वास की वजह से जंगली जानवरों के शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसके चलते शिकारी जंगलों में घुसपैठ करते हैं। साथ ही त्योहार के मौके पर मौज मस्ती करने वाले लोग भी रिजर्व फॉरेस्ट में घुस आते हैं। ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए वन महकमा अलर्ट है कि सारा स्टाफ अपने मुख्यालय पे मौजूद रहेगा और हमने जो है इसमें जो कार्मिक है हमारे जो फील्ड कर्मचारी हैं उनकी गश्त भी बढ़ा दी है। जंगलों में मॉनिटरिंग रहेगी, रेगुलर मॉनिटरिंग रहेगी, टीमें बनाई गई हैं जिससे कि रेगुलर गश्त करी जाएगी, जिससे कि जो भी अवैध गतिविधियां हैं इन पर रोक लगाई जा सके। है कि अभी दिवाली के टाइम पे अगर किसी की विशेष परिस्थिति ना हो तो मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है। मंगलवार को उत्तराखंड के कॉलेजों में हुए छात्र संघ चुनाव। क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए कुछ संकेत लेकर आए हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि दोनों पार्टियां छात्र संघ चुनाव नतीजे अपने अपने राजनीतिक चश्मे से देख रही हैं। पूरे उत्तराखंड के डिग्री कॉलेज में मंगलवार को छात्र संघ चुनाव हुए। टक्कर बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई में रही, पर कई अहम जगहों पर निर्दलीय बाजी मार गए। नतीजों पर नजर डालें तो एबीवीपी के पूरे राज्य में 56 अध्यक्ष जीते, तो 32 कॉलेजों में एनएसयूआई के अध्यक्ष चुने गए। एबीवीपी को 14 साल बाद सबसे बड़ा झटका डीएवी कॉलेज देहरादून में लगा, जहां एनएसयूआई के बजाय आर्यन ग्रुप के उम्मीदवार ने एबीवीपी के यशवंत पवार को चुनाव हराया। तो 5 साल बाद हल्द्वानी के एमबी कॉलेज में एबीवीपी चुनाव जीत पाई। एनएसयूआई की जीत छोटे कॉलेजों तक सीमित रही। जोशीमठ, बागेश्वर, रामनगर, खटीमा में उन्हें जीत मिली, तो देहरादून, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में निर्दलीय संगठन हावी रहे। चुनाव के नतीजे मिले जुले रहे, लेकिन अपने छात्र संगठन की परफॉर्मेंस से बीजेपी खुश है। वहीं एनएसयूआई की हार ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए सवाल खड़े कर दिए। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यूथ का मूड किस तरफ है। कुछ कॉलेज हारने की जीतने की, देखिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अच्छी तैयारी होती है तो हम जीत जाते हैं,
लेकिन ओवरऑल अगर एबीवीपी की परफॉर्मेंस आप देखें तो वो हर साल बढ़ती जा रही है, दायरा बढ़ता जा रहा है। हमारे दूर दराज के पहाड़ के क्षेत्रों में भी एबीवीपी बड़ी बढ़त बना रही है। तो यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस के चुनाव में आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कोई दलीय आधार पर चुनाव जीतेगा। बहुत सारी जगह कर्णप्रयाग में, रामनगर में, कई स्थानों में, बड़े महाविद्यालयों में कांग्रेस के, एनएसयूआई के प्रत्याशी जीते हैं। चुनाव कॉलेज कथा पर रिजल्ट का मैसेज दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए है कि युवाओं का भरोसा कम हुआ तो इसका असर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर दिख सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। 9 नवंबर उत्तराखंड के इतिहास का वो पन्ना जो आज भी 23 साल के संघर्ष की कहानी को याद दिलाता है। कई ऐसे आंदोलनकारी परिवार हैं जो इंसाफ की आस में आखिरी दम तक लड़ते रहे और आज उनके घरों में ताले लगे हैं। शहीद स्मारक पर इन बलिदानों की तस्वीरें बताती हैं कि इनके परिवारों ने संघर्ष का वो दौर देखा जिसकी वजह से उत्तराखंड आज एक अलग राज्य के रूप में साकार है। देहरादून के रविंद्र सिंह रावत उर्फ पोलू राज्य आंदोलन में शहीद हो गए थे। अपने पीछे 2 बहन और माता पिता को छोड़ गए थे। नेहरू कॉलोनी में पोलू का स्मारक उनके बलिदान की याद में बनाया गया। बहनों की शादी हो गई, माता पिता दुनिया छोड़ गए तो आज उनके घर पर ताला लगा है। इसी तरह करणपुर में हुई गोलीकांड में राजेश रावत शहीद हो गए थे। राजेश रावत की मां की आंखें आज भी बेटे की याद में डबडबा जाती हैं। कुछ कुछ बदला तो हुआ, जैसे सड़कें बने और कहीं कुछ थोड़ा तो हुआ, पर जैसा होना चाहे वैसे नहीं हुआ अभी। और उन्होंने अपने बलिदान दिया तो इसलिए दिया कि हमारा अच्छा सा उत्तराखंड बने। अच्छा, वहीं कई राज्य आंदोलन का हिस्सा रही पहाड़ की महिलाएं संघर्षों को आज भी याद कर रही हैं। परिवार वालों की ताने पिटाई आज भी उन्हें संघर्ष के दिन की याद दिलाती है। आधे से ज्यादा तो मर गए जिन्होंने मतलब देखी नहीं अपनी रोटी, क्योंकि इन्होंने 15 साल तक तो इन्होंने किसी को कुछ भी नहीं दिया। हाँ, 5 साल पहले इन्होंने मतलब ये 2-2 रुपए जो भी है ये किसी को 10,000 कर रखा, किसी को 3,000 कर रखा। मतलब इसमें भी कोई न्याय नहीं कर रहा। आंदोलन तो सबने करा, तो आंदोलन करा, बहुत करा, मार खाए, डंडे खाए, हमारी लाशों हमारे ऊपर गुजर के पुलिस वाले निकले। हम जब ऐसे भगदौड़ हुई तो हम ऐसे पुलिस वाले हमारे ऊपर कूद के निकले। जवान बेटों को खोया, इतने जवान बेटों को खोया। राज्य निर्माण में अहम हिस्सा रहे कई आंदोलनकारी आज दुनिया में नहीं हैं। लेकिन इतना जरूर है, उन सभी के त्याग, बलिदान और संघर्ष की बदौलत एक अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड का अस्तित्व है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।